पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉडल पेपर 2 फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का। आज उसको हम लोग उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल पेपर 2 का हम लोग लेक्चर 1 देख चुके थे। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा बचा नहीं है। और बहुत अच्छा चीज़ आपको पूछा है कि व्हाट इज रिस्क, जोखिम क्या है और इसके कितने प्रकार से हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो रिस्क का मतलब हम लोग बहुत अच्छे से डेफिनेशन जान चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क का, कि रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, याद रखना है। हानि होने की संभावना जोखिम है। जहां आपको ऐसा लगता है कि हानि हो सकता है, वही ना बोलते हैं आपकी रिस्क है भाई। जहां आप श्योर है कि कोई हानि नहीं होगा, वहां आप रिस्क लेते हैं क्या? जो उस बात में आप श्योर है कि ये होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई लॉस नहीं हो सकता, वहां कोई रिस्क नहीं है। जैसे दुकानदार ये मानता है कि सामान लाएंगे हमारा सामान बिक जाएगा, कोई रिस्क नहीं है, वो आराम से लाता है बेचता है, बोलते कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जहां उसको लगता है कि शायद बिक भी सकता है और ना भी बिक सकता है, तो बोलता है रिस्क है। तो रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, हानि होने की संभावना ही जोखिम कहलाती है। तो जब जहां आपको हानि होने का संभावना दिखेगा, चाहे प्रॉपर्टी में हानि हो चाहे बिजनेस में हानि हो, वहां आपको रिस्क दिखेगा। तो रिस्क क्या है? रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। याद रखना इस चीज को, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। वही चीज यार कि जोखिम तो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह मौजूद है। चाहे वो शेयर में निवेश करेंगे तो रिस्क है, पूंजी बाजार में पैसा लगाएंगे तो रिस्क है, बैंक में पैसा रखेंगे तो रिस्क है, वित्तीय क्षेत्र में पैसा लगाएंगे तो रिस्क है, जमीन खरीदेंगे तो रिस्क है, बिल्डिंग बनाएंगे तो रिस्क है। क्या जमीन खरीदने और बिल्डिंग बनाने में रिस्क है? बिल्डिंग बनाए और अचानक भूकंप का झटका है और साफ हो गया, रिस्क नहीं है? बिल्डिंग में पूरा सब कुछ डेकोरेशन कर दिया, पूरा पैसा लगा दिया, पूरा फर्नीचर का काम करा दिया, आग लग गया तो गया, रिस्क नहीं है? इस दुनिया में जमीन खरीदे, जमीन में विवाद हो गया, रिस्क है? हर जगह रिस्क है। सोना चांदी में लगाओ, रिस्क है। क्या रिस्क है सोना चांदी में पैसा लगाने से? चोरी भी तो हो सकता है, जान भी जा सकता है, कभी कभी किसी का कान भी जाता है नहीं? रास्ते में छीन लेता है तो कान भी जाता है। अगर मान ली गाड़ी पे चलते हुए किसी का छीन लिया तब क्या होगा? तो आदमी जान भी जाता है, क्योंकि आप गिरेंगे और गिरेंगे तो जाएगा। तो रिस्क है। कोई भी प्रॉपर्टी वहां पैसा लगा रहे वहां रिस्क है, ठीक है। और जहां रिस्क है वही हम लोगों को देखना है कि इस रिस्क को हम कम कैसे करेंगे। तो रिस्क जो बोलता है कि इस दुनिया में हर जगह रिस्क है। और रिस्क क्या होता है? तो रिस्क होता है, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। जहां लगता है हमको हानि होने की संभावना है, वहां जोखिम है। और ये सारे जगह पे जोखिम है। यहां तक कि आप यहां से बाहर निकल रहे हैं तो जोखिम है, घर में बैठे हैं तो जोखिम है। कोई दिक्कत है? हर जगह रिस्क है। लेकिन बिजनेस रिस्क की बात करें, अब देखिए रिस्क के कारण क्या हो सकते हैं, क्यों ऐसा होता है। बिजनेस रिस्क की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हम लोग के रिस्क के बहुत सारे कारण है, लेकिन क्यों आखिर लोगों का पैसा डूबता है, बताइए थोड़ा। उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं पैसा डूबने का? सबसे पहला है कि गलत विकल्प आप चुन लिए, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुने। मतलब सही जगह पे पैसा नहीं लगाएगा तो पैसा डूबेगा ना। कोई दिक्कत है? गलत चीज आप चुन लिए, जहां पे पैसा नहीं लगाना था वहां जाकर लगा दिए। अब आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना था क्योंकि बुद्धि है नहीं, और शेयर मार्केट में हम लोग लगा दिए तो डूबेंगे। दूसरा क्या है? टाइम, गलत समय पर इन्वेस्टमेंट भी बर्बाद करता है, मालूम है कि नहीं। अब शेयर मार्केट ऊपर है एकदम यहाँ पे, और यहाँ पे तुम इन्वेस्ट किए, ऊपर के बाद नीचे ना आएगा जी, तो तुम्हारा इससे बढ़िया बड़ा कभी होगा? इसलिए कभी भी निवेश हमेशा कहाँ करना चाहिए? नीचे में, क्योंकि एकदम नीचे खरीदेंगे तो ऊपर बढ़ेगा तो फायदा होगा, बेच देंगे। अब तुम यहाँ खरीदो तो जिंदगी में कभी दोबारा बढ़ेगा तभी बेचोगे, तो तुम्हारा ही पैसा तुमको मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो समय देखो कि किस समय में हम निवेश करें। तो गलत समय चुनने से भी आप रिस्क में जा सकते हैं। ज्यादा डेंजरस सिक्योरिटी में मत लगाइए, जो ज्यादा रिस्की सिक्योरिटी उसमें लगाओगे तो देखो अत्यधिक जोखिम वाली प्रतिभूति में निवेश करेंगे तो रिस्क तो है। अच्छा, जारी करने का श्रेय यानी बोलता है सिक्योरिटी जो है कैसे जारी होगा, ठीक है, कौन जारी करता है। तो प्राइवेट के सिक्योरिटी में पैसा लगाएंगे तो ज्यादा रिस्क है, और सरकार के सिक्योरिटी में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो एकदम कम रिस्क है। लिखा गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज लेस रिस्की। अब हम जैसे कोई आदमी बोलता है नहीं नहीं हम प्राइवेट बैंक में खाते नहीं खुलाएंगे, तो रिस्क नहीं है उसका। याद रखिएगा, प्राइवेट बैंक सबसे पहले डूबेगा। तो प्राइवेट बैंक में अगर कोई खाता नहीं खुलाना चाहता तो रिस्क नहीं है, बोलता है हम खाली सरकारी बैंक में खाता खुलाएंगे। और अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, बोलता है जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्क नहीं, तो रिटर्न भी कम मिलेगा। बात समझ गए? तो बोलता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिस्क नहीं होता है। तो ये भी देखना होगा कि जारी कौन कर रहा है। अगर आप प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हैं रिस्क होगा, और अगर आप सरकारी कंपनी के सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क। अच्छा, रिस्क ज्यादा कहाँ होता है? जो कम समय के लिए पैसा लगता है या ज्यादा समय के लिए? ज्यादा समय के लिए। कम समय वाला तो वसूल हो ही जाएगा, मतलब 15 महीना 16 महीना तो हो सकता है कि जिस बिजनेस में हम लगा रहे हैं, जिस बैंक में हम लगा रहे हैं, 16 महीने में ज्यादा डूबता नहीं। कभी देखा ऐसा बिजनेस कि अभी हम लगाए पैसा 16 महीना में अचानक डूब गया?
लंबा समय लगता है, धीरे धीरे घाटे में जाते 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 एक बार डूबता है। अब आप 20 साल के लिए लगा दिए तो डूबना ही है। तो बोलता है कि ज्यादा लंबा समय के लिए पैसा ना लगाएं, ज्यादा लंबा समय के लिए पैसा लगाना रिस्की होता है। ज्यादा लंबा समय के लिए पैसा लगाना क्या होता है, रिस्की होता है। तो ज्यादा लंबे समय के लिए पैसा ना लगाएं। और रिस्क के कारण क्या है, बोलता है ज्यादा पैसा निवेश कर दिए, कल ही बता रहे थे आपको निवेश कैसा करना चाहिए, एक ही जगह पे ज्यादा पैसा या कम कम, कम कम। अब आप एक ही जगह पे ज्यादा पैसा निवेश कर दीजिए, अगर कल होकर डूबेगा तो आप बर्बाद हो जाओगे। आगे क्या है, निवेश की तकनीक, कैसे अपने इन्वेस्टमेंट किया। टेक्निक ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर गलत चुनेंगे तो रिस्क है, टेक्निक ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर सही है तो रिस्क नहीं है। आगे क्या है, निवेश राशि का मोशन, जो हमने निवेश किया वो हमको रिटर्न कैसे मिलेगा, जिसको बोलते हैं रिडम्पशन, रीपेमेंट कैसे मिलेगा, वो भी बहुत ध्यान रहे। अगर रिडम्पशन एट ए टाइम एक बार में है तो कोई रिस्क नहीं है, और अगर रिडम्पशन धीरे धीरे करके है तो रिस्की है, फिर मान लीजिए रिस्क वहां पे आ जाता है। व्यवसाय का स्वरूप, बिजनेस आप किस तरह का चला रहे हैं, किस तरह का नेचर ऑफ बिजनेस है, इस पर भी रिस्क डिपेंड करता है। अच्छा, सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा बिजनेस में होता है, जो 3 नेचर होता है, प्रोडक्शन नेचर, ट्रेडिंग नेचर और सर्विस नेचर। तो सबसे ज्यादा रिस्क कौन से बिजनेस में होता है, प्रोडक्शन वाले में, ट्रेडिंग वाले में या सर्विस वाले में। तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है प्रोडक्शन वाले में। इसलिए देखिएगा, कोई फैक्ट्री खोलना नहीं चाहता है, दूसरे से बना बनाया सामान बेच लेगा धंधा खोल के, फैक्ट्री नहीं खोलना चाहेगा, क्योंकि एक बार में उसको 500 करोड़ रुपया लगा दिया और उसके बाद बिजनेस नहीं चलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। बात समझ गए। इसलिए सबसे ज्यादा रिस्क होता है जहां पे फैक्ट्री बनाया जाता है, वहां बहुत पैसा लगता है। और यहाँ ट्रेडिंग का काम कोई कर रहा है, होलसेलर बनने के लिए भी थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, सर्विस में और कम लगता है। सर्विस में आपको क्या करना है, सेवा देना बस, तो सर्विस में कम लगता है। इसलिए रिस्क बिजनेस के नेचर के ऊपर, बिजनेस के स्वरूप के ऊपर भी डिपेंड करता है। और बोलता है कि आपको देखना पड़ेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई घटना घट रही है, कोई इवेंट हो रहा है, तो उसका वो भी रिस्क हमारा है। अब दुनिया में 2 देश लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है और रूस लड़ रहा है, तो इससे भारत को क्या दिक्कत है। यूक्रेन क्या भारत का दोस्त है, गोतिया है, बगल का पड़ोसी है, कुछ नहीं है। तो भारत को यूक्रेन और रूस के युद्ध से क्या नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया को लॉस हो रहा है, भारत को भी लॉस हो रहा है। क्योंकि रूस ऐसा देश है जो पेट्रोलियम बेचता है दुनिया को, यूक्रेन ऐसा देश है यहां से भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। अभी अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया ना जी, आतंकवादियों का। तो आतंकवादी का शासन होने से क्या हो गया, भारत के साथ क्या इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो गया। तो अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों की सरकार है, और जितना ड्राई फ्रूट्स है, हम लोग जितना भी सूखा फल मंगाते हैं, सब कहाँ से आता है, अफगानिस्तान से आता है। अब बताओ, यहाँ पे तालिबान का शासन है, बोलेगा भारत 20% बढ़ा के भेजो रेट, क्या कर लोगे आप। तो 20% महंगा आ रहा है तो ड्राई फ्रूट्स महंगा आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो दुनिया के हर देश के साथ अगर युद्ध होता है तो दूसरे देश पर उसका असर पड़ता है, कोई दिक्कत। अभी इजराइल का युद्ध हो रहा है ना, इजराइल से सटा हुआ है स्वेज नहर, सुने पढ़े होंगे आप लोग, स्वेज नहर दुनिया का सबसे छोटा संकरा नहर है वो, जिससे दुनिया का सबसे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। वो ट्रांसपोर्ट है पानी के रास्ते से, अगर आ रहे हैं तो ये पूरा समुद्र है, और ये समुद्र है, यहाँ पे बीच में 2 देश है, एक देश इधर एक देश इधर, एकदम संकरा, यहाँ छोटा सा जगह है, संकरा समझते हैं, पुल जैसा कहता था, एकदम कंजस्टेड जगह। एक ही नाव पानी का यहाँ से जा सकता है और एक उधर से मतलब एक बार में नहीं जाएगा, एक जाता है तो यहाँ जाम लगता है, देखते हो सिंगल लेन वाला पुल कभी कोई सी रोड में, तो ये सब इधर रुका हुआ है सब जहाज, इधर से निकलते जाएगा फिर इधर से आएगा। यहाँ से निकलने के बाद जहाज को आसानी से पहुंच जाता है, यही टाइम लगता है। अब यहाँ पे एक देश यहाँ है, एक देश यहाँ है, फिलिस्तीन यहाँ है और इजराइल यहाँ है। इजराइल बोलता है इसका टैक्स हम वसूलेंगे, क्योंकि बहुत गाड़ी जाता है ना, बहुत पानी जहाज जाता है, तो बोलता है हम वसूलेंगे, ये बोलता है हम वसूलेंगे, लड़ाई झगड़ा इसी में होता है। तो ये स्वेज नहर का केस है। अब बताइए, अगर ये दोनों लड़े क्या होगा जी, बताओ। सोच लो कि आप लोगों का घर, बहुत सारे लोगों का घर इधर है, बहुत सारे लोगों का, और एक गोतिया इधर है, एक गोतिया इधर है, और यही दोनों का जमीन है यहाँ पे छूटा हुआ, और इसी रास्ते से आप लोग आते जाते हैं। ये दोनों लड़ गया और केस कर दिया, क्या करेगा, कोर्ट बोला कि बंद करो रास्ता को, जब तक केस फाइनल नहीं बंद करो, कहां जाओगे। यही हाल यहां से हो जाता है। अब बताइए आपको क्या करना होगा, इधर से बड़ा शॉर्ट पड़ता था, अब आप घूम के इधर से जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जाने का रास्ता तो कहीं कहीं जुगाड़ कर ही लीजिएगा, लेकिन घूम के जाना पड़ रहा है, लंबा 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ रहा है, जो आप शॉर्टकट मार देते थे, तो आपको परेशानी होगी कि नहीं होगी, तो रिस्क नहीं है। ये भी चीज ध्यान रखना है कि आपने कैसे, तो हर जगह रिस्क है, याद रखिएगा, हर जगह रिस्क है। रिस्क से आप कैसे बच सकते हैं अपने आप को, ये बचा सकते हैं अपने आप को, ये बड़ी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिस्क और रिटर्न का रिलेशन। जानते हो आप लोग रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न,
बचपन से सुनते आ रहे होंगे, हाई हाई रिस्क, जो ज्यादा रिस्क लेता है उसको ज्यादा रिटर्न होता है, कम रिस्क कम रिटर्न। बोलता है हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न, कि हमको रिस्क नहीं लेना है तो रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो भैया जो ज्यादा रिस्क लेगा उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, जो कम रिस्क लेगा उसको कम रिटर्न मिलेगा, जो नहीं रिस्क लेगा उसको नहीं रिटर्न मिलेगा। यही बात याद रखना, यही रिलेशन में यहां दिखा रहे, देखिए ये है पैटर्न। क्या ये आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़े होंगे, पढ़े ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये रिस्क वाला पूरा चैप्टर वहां पढ़े आप, बोर्ड है पढ़ा हुआ है, अभी याद आया। ये पूरा का पूरा हम बता रहे हैं कि जो फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक है, ये 3 बुक का कॉम्बिनेशन आप लोग जितना भी तक पढ़े, क्या हम बिना बुक पढ़ाए बिना सिलेबस पढ़ाए सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ा रहे हैं क्या? ऐसा कोई भी चीज लगा जो टफ है? शेयर है, डिवेंचर है, बॉन्ड्स है, रिस्क है, ये सब पढ़ा हुआ चीज, इसलिए हमने इसका पूरा सिलेबस पढ़ाया नहीं, सिर्फ मॉडल पेपर जारी करके छोड़ दिए। तो मॉडल पेपर काफी है आपके लिए, सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसमें दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। देखो यहाँ जैसे जैसे रिटर्न, ये क्या है, ये रेट ऑफ रिटर्न, तो रिटर्न बढ़ रहा है ना, देखो तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ रहा है, तो रिस्क है नीचे देखो डिग्री ऑफ रिस्क, तो रिस्क भी तो बढ़ रहा है। यहाँ पे कम रिस्क है, देखो कम ना रिस्क है यहाँ पे, यहाँ जैसे रिटर्न थोड़ा बढ़ेगा रिस्क बढ़ते जाएगा, देख लो। सबसे ज्यादा रिस्की फंड कौन है बताओ? सबसे ज्यादा रिस्की फंड है ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर को हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर, सबसे ज्यादा रिस्की फंड है, सबसे ज्यादा रिस्क है इक्विटी में। और सबसे कम रिस्क किस में है? मोर्गेज लोन में। मोर्गेज लोन समझते हैं? बंधक ऋण, बंधक ऋण समझते हैं? अगर कंपनी को हम 1 लाख का लोन देते हैं तो कंपनी 1 लाख रुपया का लोन हमसे लेती है, तो उसके बदले में 1 लाख रुपया से ज्यादा का, मान लो 1,80,000 का प्रॉपर्टी मेरे पास रख देती गिरवी में, 1,80,000 का संपत्ति मेरे पास गिरवी रखा हुआ है, और कंपनी हमसे कितना लोन ले रही है? 1 लाख। अगर कहो कि नहीं चुका पाएगी तो हम 1,80,000 का प्रॉपर्टी बेच के पैसा ले सकते कि नहीं ले सकते? तो यहाँ रिस्क है, रिस्क है जी, बहुत कम रिस्क। हाँ ये हो सकता है कि ये बर्बाद हो जाए, टूट जाए, कुछ हो जाए, तब रिस्क है, लेकिन बहुत नहीं के बराबर। तो बोलता है जहां नहीं रिस्क है तो वहां रिटर्न भी कम मिलेगा, जहां रिस्क ज्यादा, जैसे जैसे रिस्क बढ़ते जाता है, देखो सबसे कम रिस्क किस में है? या गवर्नमेंट से स्टॉक, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है रिस्क फ्री होता है, उसमें रिस्क नहीं होता है। सरकारी, सरकार के यहाँ पैसा लगा दो कोई रिस्क नहीं, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो मॉर्गेज लोन दे दीजिए, उससे थोड़ा और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो डिबेंचर दे दीजिए, उससे जो और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो अनसिक्योर्ड लोन दे दीजिए, उससे ज्यादा और रिस्क लेना चाहते हैं सबऑर्डिनेट लोन दे दीजिए, उससे ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर जारी कर दीजिए, और सबसे ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर जारी कीजिए। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। ये टेबल समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं रिस्क रिटर्न का जो दोनों के बीच में रिलेशन है, उसको यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या रिस्क और रिटर्न में रिलेशन है। याद रखिए, बताए थे आप लोग को, तो सिर्फ हम दिखा देते हैं। 2 तरह का रिस्क होता है, कौन कौन सा? सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, तो बताया गया था ना आपको। चलिए, अब बोल रहा है प्राइमरी मार्केट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राइमरी मार्केट क्या है, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड टाइप्स। तो प्राइमरी मार्केट ऐसा मार्केट है, ठीक है, जो क्या करता है, पहली बार सिक्योरिटी को खरीदता और बेचता है। देखो पहले समझो, यहाँ पे कैपिटल मार्केट दिया हुआ है आपको, कैपिटल मार्केट से भी पहले आपको पता होगा फाइनेंशियल मार्केट, क्या बताया गया था? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट 2 होता है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को खरीदते हैं और बेचते हैं, मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं। और मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। और कैपिटल मार्केट में हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को खरीदते हैं और बेचते हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है? अब कैपिटल मार्केट 2 तरह का, प्राइमरी मार्केट जिसको न्यू इश्यू मार्केट बोलते हैं, नया मार्केट, जहां पे नए सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। और सेकेंडरी मतलब सेकेंड हैंड मार्केट, पुराना मार्केट, जहां पे पुराने सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। तो जहां पे पुराना सिक्योरिटी का मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, तो जहां पुराने सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, और जहां नए सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। कहीं कोई दिक्कत है? अब वही बात नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए, पढ़िए आराम से इसको। कोई दिक्कत है किसी को? देख लीजिए कैसे बेचते हैं हम लोग।
कैसे प्राइमरी मार्केट में शेयर बिकता है, देख लीजिए, उसका प्रोसेस लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑफर करेंगे प्रोस्पेक्टस के थ्रू जनता को, फिर जनता खरीदने के लिए हमारे पास आएगी, यानी ऑफर फॉर सेल करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, राइट इशू करेंगे और आईपीओ ला सकते हैं। ये सब हमारे पास ऑप्शन है। प्राइमरी मार्केट का फीचर्स क्या है, तो भी बताया, नया मार्केट है जिसमें नई सिक्योरिटी खरीदते बेचते हैं। यहाँ डायरेक्ट बोलता है कि डायरेक्ट इशू होता है अपना शेयर, यहाँ कोई दूसरा प्लेयर नहीं होता है, दूसरा प्लेयर म्यूचुअल फंड में होता है जहाँ इनडायरेक्ट इशू होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ पे होता है, मूल्य निर्धारण डिमांड और सप्लाई के कारण। डायरेक्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल मार्केट, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कैपिटल मार्केट में पैसा लगाते हैं तो कैपिटल मार्केट को बढ़ावा मिलता है। इसका एक फिक्स प्लेस होता है, प्राइमरी मार्केट है ना, इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, कोई हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया, इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, नो फिक्स प्लेस, क्योंकि जहां पे कंपनी का हेडक्वार्टर होगा वहां जाके लेना होगा, तो हर कंपनी का हेडक्वार्टर तो अलग अलग जगह होता है, इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं, यहीं पे मिलेगा। गोइंग पब्लिक, यहाँ सार्वजनिक जाना पड़ेगा, नहीं जनता के पास जाना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा, तब आप अपने शेयर को बेच सकते हैं, और बाइंग एक्टिविटी होता है। सेकेंडरी मार्केट कौन सा मार्केट है, जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं। वैसे आपको पूछ रहा था प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट को ही हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट को ही क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। अब देखो पूंजी बाजार दो तरह का, कैपिटल मार्केट कितने तरह का, दो तरह का, एक संगठित और एक असंगठित। संगठित मतलब है जो सिस्टमैटिक है, जिस पर कोई कंट्रोल, जैसे जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक कंट्रोल कर रहा है, भारतीय स्टेट, मतलब जो कंट्रोल्ड है, जिस पर कोई नियंत्रण कर रहा है, वो है ऑर्गेनाइज्ड। और जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसका कोई माई बाप नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज। कौन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो आप लोग देखते हैं ना, छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको हम लोग, चिट फंड कंपनी खुला हुआ है, चिट फंड कंपनी, शारदा चिट फंड, ठीक है, ईबीज खुला हुआ है, तो बहुत सारा चिट फंड छोटे छोटे कंपनियां खुला हुआ है, जो लोगों को लालच देता है और पैसा लेता है, वही 21 दिन में पैसा डबल। वो अनऑर्गेनाइज है, उसको कोई माई बाप नहीं, पैसा लेके भाग गया तो कोई उपाय नहीं उसका। अब देखिए बोल रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, और सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को कैसे रोकता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब समझिएगा, अगर कोई कंपनी के ही वर्कर का, जिनको सब कुछ जानकारी है कि कंपनी अच्छा करेगी, उसका शेयर का प्राइसेस बढ़ेगा, कंपनी आगे क्या डिसीजन लेना चाहती है, तो अगर कोई अंदर वाला व्यक्ति ही शेयर में ट्रेडिंग करना चाहता है तो मना ही है, वो शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकता, नहीं ना तो वो शेयर खरीद सकता है, ना ही शेयर बेच सकता है। अच्छा बताइए, अगर हमको पता हो कि हम टाटा कंपनी में काम करते हैं, हमको पता है कि टाटा का शेयर कल आएगा मार्केट में, और जैसे आएगा मारा मारी हो जाएगा उसका, अब हम क्या क्या लगा के रखे हुए, जैसे आया हम सबसे पहले खरीद लिए, सुबह खरीदे 332 रुपये में, और शाम होते होते या अगले दिन होते होते वही शेयर 1200 का हो गया, हम 332 में खरीदे, 1200 में बेच दिए, एक दिन में करोड़ों कमा लिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप वर्कर हैं, आपको इनसाइडर ट्रेडिंग में रुकावट है, अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो फिर सेबी आपको रगड़ देगा। इनसाइडर ट्रेडिंग में रोक है, देखिए लिखा, यदि किसी कंपनी के प्रमुख कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा उसकी प्रतिभूति को खरीदने या बेचने की प्रथा अगर है तो ये कहलाता है क्या, आंतरिक व्यापार, या इसी को हम लोग इंटरनल ट्रेडिंग कहते हैं। यह वैध या अवैध हो सकता है, जब यह अवैध है जब कोई व्यक्ति अन्य आम निवेशक पर लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसी जानकारी का उपयोग करता है जो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, यानी लाभ पहुंचाने के लिए जो जनता दुनिया को नहीं पता वो जानकारी अगर आप देते हैं तो ये गलत बात है, और यहाँ पे सेबी रोकता है। जैसे अभी सिंपल समझिएगा, जब भारत में बजट बनता है ना बाबू, तो भारत का जब बजट बनता है तो बजट बनाने वाला जो टीम है उसमें मान लो कोई एक राम नाम का लड़का है, क्या नाम है, राम, यूपीएससी पास करके गया है, और वहां पे बजट बनाने की टीम में लगा हुआ है, और बजट बना रहा है देश की सरकार का, पूरे देश का। अब ये बजट बनने से पहले, यानी 1 फरवरी को बजट आता है, 1 फरवरी से पहले ही क्या किया, इसको पता था कि बजट बन रहा है, 1 फरवरी से पहले ही क्या किया, घर आया, अपना भाई को फोन किया, अब बोला ऐसा करो, तुमको जो रेट में मिले जमीन, ठीक है, तुम भैया हजारीबाग में जमीन खरीद लो। बोले कितना, बोला 36 एकड़ जमीन कम से कम खरीदो, कम से कम 36 एकड़, ज्यादा हो तो हो, जहां मिले जंगल उगल में कहीं भी 36 एकड़ जमीन खरीदो जो रेट में मिले। बोला क्या हुआ, बोला कुछ नहीं, हजारीबाग में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज जा रहा है, हजारीबाग में क्या जा रहा है, मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है, इस बार बजट में अनाउंस होने जा रहा है कि हजारीबाग में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, और उसको कितना जगह चाहिए, 36 एकड़, और सरकार पता की है कि सरकारी जमीन भी 36 एकड़ नहीं कहीं भी एक जगह पे, तो ढूंढेगा क्या बताओ, पहले ना पता चल जाता है सरकारी जमीन भी 36 एकड़ एक जगह पे नहीं है, तो ढूंढेगा कि कोई आदमी के पास होगा, उसी से ले लेंगे, तो भाई तुम खरीद के रखो, मुंह मांगा कीमत लेंगे हम लोग उसमें। अब खरीद लिया, मान लो 1.5 लाख 2 लाख जैसे रेट, जो रेट पड़ा है वो खरीद लिया,
अब मुंह मांगा कीमत वसूल करेगा। कोई दिक्कत है? मुंह मांगा कीमत क्या करेगा? वसूल करेगा। तो ये बताइए ये गलत है कि नहीं है? कि जब तक सार्वजनिक जानकारी नहीं हुई तब उससे पहले आप ये काम कर रहे हैं जो कि गलत होगा। जानकारी सार्वजनिक होने से पहले आप अगर कोई जानकारी किसी को बेच रहे हैं तो इंटरनल, उसको हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और इसके बारे में क्या नियम है? तो देखिए सेबी का गाइडलाइंस है। पहला बोलता है कि कंपनी के वित्तीय परिणामों के बारे में पहले से जानकारी ले लेना, अगर पता है तो। संभावित लाभांश की घोषणा सब इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आता है। जब तक कंपनी खुद डिक्लेयर नहीं करी, आप कैसे पहले बोल दे रहे? और अगर पहले किसी को बोल रहे हैं तो ये खतरनाक होगा। अधिकार एवं बोनस अंशों का निर्गमन, कंपनी की विस्तार योजना, कंपनी के समामेलन, अधिग्रहण अथवा समापन के बारे में जानकारी, ये सारा चीज यहाँ पे अगर ये सब हो रहा है तो समझिए कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है। क्या क्या? कंपनी के समामेलन की जानकारी, अधिग्रहण की जानकारी, समापन की जानकारी, कंपनी के विस्तार की योजना, ये सब कभी भी जब तक कंपनी का डायरेक्टर खुद नहीं बोलेगा, आप भले उस टीम में हैं, आप किसी को नहीं बोल सकते। सीक्रेट जानकारी है। सोचिए कि कंपनी बिकने वाली है, कंपनी किसी और कंपनी में बिकने वाली है, कोई कंपनी खरीदने वाला, आप क्यों बोल रहे भाई जब तक कंपनी खुद ना बोले? अगर आप बोले हैं तो इनसाइडर ट्रेडिंग किए, मतलब आप किसी को फायदा पहुंचाने के ख्याल से किए। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? कंपनी बिकने वाली है अगर हम बता दिए किसी को तो उससे क्या फायदा होगा? कंपनी के बताने से पहले, यानी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बताया और हम किसी को जानकारी लीक कर दी, इससे क्या फायदा होगा बताइए? इससे फायदा ये होगा कि कंपनी का रेट गिर जाएगा। कंपनी का रेट क्या होगा? गिर जाएगा। अगर पहले जानकारी हो कंपनी बिकने वाली है तो जब हमको पता है हमारा कंपटीटर है कोई कंपनी, तो जो हमको मालूम है कि ये 4 ही लोग इस कंपनी को खरीद सकता है, वो चारों लोगों को हम अपने साथ कर लिए। अब कोई इसको खरीदवे नहीं कर रहा है, वो बता रहा है कि हम 500 करोड़ में बेचेंगे, कोई पूछने को तैयार नहीं। धीरे धीरे रेट गिरा गिरा के क्या पहुंचा देगा। अच्छा, अगर कोई गांव में दिमाग लगा लिया और पता चल गया कि तुम जमीन बेचने वाले भाई, तो ये काम कर सकता हो। जान रहा है कि गांव में 4 आदमी जिसके पास पैसा है और चारों को अपना एकदम कट्टर दोस्त बना लिया है, बोला उसको भेजवे मत दो, देखो इससे कम कराएगा। अब 4 लाख तुम बोल रहे हो, कोई पूछने का तैयार नहीं। कोई जमीन खरीद नहीं सकता क्योंकि बड़ा जमीन है, ज्यादा पैसा चाहिए, किसी के पास नहीं है। ऐसे चारों को हम अपने पास रखे भाई, खरीदेंगे लेकिन कम रेट में खरीदेंगे। सबको बोले खरीदेंगे और तुम ही लोग खरीदना, लेकिन रेट कम करके खरीदना। वो आदमी अपना रेट कम करेगा कि नहीं करेगा? तो ये चीज़ होता है। अचानक अगर बेचेंगे तो चारों को मैनेज करना इतना आसान तुरंत नहीं है, इसीलिए कंपनी यहाँ पे ये सब जानकारी शेयर अगर कोई कर रहा है अंदरूनी तौर पर तो ठीक नहीं है। आगे लिखा है एक्सप्लेन द अप्रोच ऑफ इक्विटी एनालिसिस। इक्विटी एनालिसिस क्या है? तो इक्विटी एनालिसिस का मतलब है कि आप इक्विटी शेयर जो खरीद रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। उसके अंदर 2 एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस जो आपको पढ़ा चुके हैं, याद कीजिएगा। फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ाए थे पीछे, एक क्वेश्चन था ना फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे हम फ्यूचर में मेरे इक्विटी शेयर का प्राइस क्या होता है वो निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्निक है जिससे हम फ्यूचर में किसी शेयर के प्राइसेस को तय कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग अभी पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बता दिए थे कि फ्यूचर में किसी शेयर के प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए जो एनालिसिस किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। बोलता है तकनीकी विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अंशों के क्रय विक्रय की व्यूह रचना तैयार की जाती है, स्ट्रेटजी कि कैसे क्या प्लान तैयार करेंगे कि कैसे हम अपने शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे। तो अपने शेयर को खरीदने और बेचने के लिए जो स्ट्रेटजी तैयार किया जाता है, जो प्लान तैयार किया जाता है, जो व्यूह रचना तैयार किया जाता है, उसी को बोलते हैं तकनीकी विश्लेषण, उसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। बोलता है कि विभिन्न सूचकों की सहायता से कीमत मात्रा तय की जाती है। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसके जरिए तय किया जाता है कि हमारी कंपनी का शेयर का कीमत मार्केट में क्या होगा। बहुत सारे इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल करके तय किया जाता है कि हमारे शेयर का मार्केट में कीमत क्या होगा, और ये किसके अंदर आता है? तकनीकी विश्लेषण। टेक्निकल एनालिसिस का कुछ मान्यता दिया हुआ है। क्या क्या मान्यता है तकनीकी विश्लेषण के लिए? पहला मान्यता है कि प्रतिभूति का बाजार, मूल्य, मांग और पूर्ति तत्व ये सबसे प्रभावित होता है। यानी तकनीकी विश्लेषण प्रतिभूति सिक्योरिटी मार्केट से, डिमांड से और सप्लाई से प्रभावित होता है, बढ़ घट सकता है। प्रतिभूति मूल्य एक निश्चित अवधि तक ही एक ही दिशा में बढ़ता है या घटता है। बोलता है सिक्योरिटी का प्राइस एक निश्चित अवधि तक या तो एक दिशा में बढ़ेगा या तो एक दिशा में घटेगा। यदि स्टॉक का मूल्य ऊपर उठ रहा है तो ऐसा कुछ समय के लिए निरंतर होता है, यानी एक बार स्टॉक बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ेगा, फिर घट रहा है तो लगातार घटेगा। मांग और पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव स्टॉक के कीमत में परिवर्तन के रूप में होता है। अगर डिमांड और सप्लाई चेंज हुआ तो भाई स्टॉक का कीमत चेंज हो जाएगा। हम लोग तो जानते हैं प्राइस तय ही होता है डिमांड और सप्लाई से। बाजार हमेशा एक ही प्रवृत्ति को दर्शाता है, या तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर दिख जाएगा, या तो नीचे जा रहा है तो नीचे जाएगा।
और बोलता है एक आम व्यक्ति निवेशक यह जानता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। यह धारणा स्टॉक बाजार के लिए भी लागू होता है, अर्थात जब बाजार ऊपर उठता है तो निवेशक अधिक मात्रा में स्टॉक करते हैं, और जबकि बाजार नीचे गिरने की स्थिति में आता है तो वे स्टॉक को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बेचना चाहते हैं। नहीं समझे? स्टॉक बढ़ रहा है ऊपर, यहाँ खरीद, मान लीजिए बढ़ रहा है तो यहाँ खरीद लिया, अब बढ़ रहा देखा अब गिरने वाला तो यहीं पे बेच के निकल लिया। यहाँ खरीदा और यहाँ पे क्या किया, क्योंकि वो मानता है कि इतिहास दोहराता है। इतिहास मतलब शेयर मार्केट बढ़ा है तो घटेगा जरूर, ये तो मानेगा, फिर बढ़ा है फिर घटेगा। ऐसा हो नहीं सकता खाली बढ़ रहा है शेयर मार्केट, किसी देश का दुनिया में नहीं बढ़ा है। बढ़ा है तो क्या होगा, गिरेगा, तो गिरेगा तो भैया हम कौन समय में बेचें, गिरने से पहले बेच दें। तो आपको देखते रहना पड़ेगा, नहीं तो लालच होता है ना, यहाँ तक पहुंच गया तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इसी इंतजार में पता चला धड़ाम से गिर गया। तो आपको ध्यान देना होगा, हल्का नीचे गया कि बेच के निकल लो। अगर हम यहाँ से नीचे गिरना है यहाँ पे भी बेचेंगे तो भी तो मार्जिन है। हो सकता है यहाँ 5 में खरीदे और यहाँ 13 में बिक रहा है, तभी तो मार्जिन आ रहा है, क्या दिक्कत है, निकल लो बेच के। अब तुम यहाँ पे जाके बेचोगे तो लॉस हो जाएगा। और सिंगल डे ट्रेडिंग जो होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ही दिन में बेचना आपको। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है, इंट्राडे का मतलब ही होता है कि सिंगल डे ट्रेडिंग। आज अगर आप खरीदे हैं तो आज ही बेचना, चाहे घाटा हो चाहे फायदा हो। अब आप लास्ट तक इंतजार करते रहिएगा, लास्ट में प्राइस घट जाएगा, तब क्या कीजिएगा, तब घाटे में बेचना पड़ेगा। इसलिए पूरा बैठ के सोचना पड़ता है कि किस समय खरीदे और किस समय बेचे, और यहाँ थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो ये हम लोग 2 मॉडल पेपर फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का कंप्लीट कर चुके हैं, और 2 सेट से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछने को था वो लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसकी तैयारी कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। अब हम लोग दूसरे मॉडल सेट की तरफ रहेंगे।